एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी अब एक नए अंदाज में। स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी आपके एग्ज़ाम चल भी रहे हैं, एसएससी जीडी और आगे भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इन्हीं को देखते हुए मैं आपके लिए इतिहास, भारतीय इतिहास से संबंधित जो है आपका प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ। और मैं ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आपके बनते हैं और अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में तो बन भी रहे हैं, ठीक है ना। और आगे आने वाले मध्य प्रदेश पुलिस हो या फॉरेस्ट हो, किसी भी एग्ज़ाम में भारत के जीके से जो प्रश्न आपके बनते हैं वो मैं डिस्कस आपसे करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे सबसे पहला प्रश्न हम प्राचीन भारत के इतिहास से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा, प्रश्न है हमारा सबसे पहला, किस वंश का संबंध विष्णु पुराण से है? क्या पूछा बताया? विष्णु पुराण। तो यहाँ संबंध वंश आपके दे रखे हैं। देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका मौर्य वंश, आंध्र सातवाहन वंश, गुप्त वंश और मुगल वंश। तो देखिएगा, आपको पता है हमारे भारत के इतिहास में जो है आपका, या हमारी भारतीय संस्कृति में जो है हमारे कुल 18 पुराण है। कितने बताएं? 18 हमारे क्या बताएं? पुराणे। 18 पुराणों में सबसे प्राचीन जो पुराण है आपका वो मत्स्य पुराण है। कौन सा बताएं? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, आपको ध्यान रखना है। तो इन 18 पुराणों में से जो उसने पूछा है कि जो हमारे भारत में मतलब विष्णु पुराण है, उस विष्णु पुराण में किस वंश की बात की गई, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर जो आंसर आएगा ये आएगा मौर्य वंश। कौन सा बताएं? तो मौर्य वंश का जो उल्लेख है ना वो किसमें मिलता है? ये मिलता है हमारा किसमें बताए? विष्णु पुराण में। क्लियर ना? ये आपको ध्यान रखना है, किसमें? विष्णु पुराण में, है ना। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश मतलब कौन सा वंश? जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हुए, सम्राट अशोक हुए, है ना, उनकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर ना? अच्छा, अगला ऑप्शन क्या दे रखा है? आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश जो है ना आपका, ठीक, इसकी जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? मत्स्य पुराण से। किससे बोलो? मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण जो है हमारा सबसे पुराना पुराण है और इससे किसी जानकारी मिलती है बताएं? आंध्र सातवाहन जो लोग थे हमारे, जो साउथ मतलब ये इंडिया में जो शासन कर रहे थे, उनकी जानकारी मिलेगी। किससे मिलेगी? मत्स्य पुराण से। क्लियर ना? तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मौर्य वंश में क्या है आपका, मतलब मौर्य वंश हमारा विष्णु पुराण, ठीक है ना। सातवाहन की बात करें तो कौन सा बताएं? मत्स्य पुराण। गुप्त वंश की बात करें हम तो इसकी जानकारी मिलती है वायु पुराण से। किससे पता? वायु पुराण। तो वायु जो पुराण है हमारा, ठीक, उससे जानकारी किसकी मिलती है? गुप्त वंश की मिलती है। गुलाम वंश के बारे में तब देखो, मुगल वंश तो मुगले थे, है ना, इनकी जानकारी हमारे पुराणों में होगी नहीं। क्लियर ना? मुगल वंश वही बाबर आया था कमीना, ठीक है ना। चलेगा, बड़े बन आगे चलेगा, ये हो गया हमारा। तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा ना। चलेगा, आप आई होप कि आपको 4 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। चलेगा, अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन समय के समय में जीवाश्म की आयु का पता किस विधि के द्वारा लगाया जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, जो जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, ठीक, उसके लिए मेथड है कार्बन डेटिंग। कौन सा बताएं? C14। कौन सी बताएं? C14 मेथड से जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। जबकि जो यूरेनियम पद्धति है आपका, इससे पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। तो पृथ्वी की जो आयु है, क्या? पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु का पता किससे लगाते हैं? यूरेनियम डेटिंग से मिलता है, यूरेनियम पद्धति से। आपको ध्यान रखना है जीवाश्मों की आयु। देखिएगा, जैसे हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिली, तो कहाँ से मिली भैया? तो जो पुराने समय के जीवाश्म है, उन जीवाश्मों की जानकारी के लिए जो विधि उपयोग वैज्ञानिक करते हैं उसका नाम क्या? कार्बन डेटिंग। पृथ्वी की जो आयु है उसका पता लगाते हैं यूरेनियम पद्धति के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आयोडीन की बात करें, आयोडीन 121 जो है आपका, जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है, क्या होती है बताएं? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके विकार का पता लगाया जाता है। उसमें जो उत्पन्न मतलब रोग है, कैंसर भी हम कह सकते हैं, उससे पता किससे लगाते हैं? थायराइड आयोडीन 121 से। तो आयोडीन 121 मेथड से थायराइड ग्रंथि जो होती है आपका, ठीक, उसके आकार का या उसमें कैंसर का पता लगाया जाता है। आर्सेनिक की बात करूँ मैं, तो जो आर्सेनिक होता है ना, ठीक, जो रक्त कैंसर होता है, रक्त कैंसर जो है उसका इलाज आर्सेनिक विधि के द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है ना, जिसमें कि हम कहते हैं रक्त में जो क्लोड बन जाता है उसको देखा जाता है। क्लियर ना? चलेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यूरेनियम से किसका? पृथ्वी का आयु पता लगाते हैं। कार्बन डेटिंग से जीवाश्म आयु पता लगाते हैं। आयोडीन 121 से किसका? तो थायराइड ग्रंथि के लिए होता है। आर्सेनिक की बात करें हम, है ना, तो ये किससे आपका? ये रक्त कैंसर की हम बात करें। कौन सा बात है? रक्त कैंसर का उपचार जो है इस विधि से किया जाता है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। देखिएगा, हमारा प्रयास है कि जो प्रश्न मैंने लिए हैं ये मैंने स्वयं बनाए हैं और मतलब लिखे हैं, ठीक है ना। मैंने प्रयास किया है कि तीनों ऑप्शन जो है आपके, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन अपने आप में 4 प्रश्न बने, ठीक है ना, तो ताकि आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाए, ठीक है ना।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तम नगर का नाम क्या? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, इसमें पूछा उत्तरतम नगर, कौन सा बताएं? उत्तरतम। तो आपको पता है, देखिएगा जैसे कि ये हमारा भारत है ना, तो भारत में आप देखेंगे, इसे अपन ने भारत बनाया है ना, तो ये भारत में आप देखेंगे ये जो यहाँ पर ये है, ये आपका चीन है। कौन है? ये चीन है भैया। तो चीन में, चीन के अंडर में तिब्बत है, तिब्बत से नदी निकलती ब्रह्मपुत्र, सॉरी कौन सी अपनी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ये बहती हुई आपकी जाती है और ये पाकिस्तान से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता बसी थी, इन्हें उस समय जो लोग रहते थे, सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, सभ्यता का मतलब सिविलाइजेशन मतलब कि जो समाज उस समय का रहता था, उस समाज की क्या तरीके थे, क्या व्यवसाय थे, क्या था, ये सारी व्यवस्था आपकी इसमें आ जाती है ना। तो उसने कहा है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम नगर। तो भैया देखो, उत्तरतम ऊपर होगा आपका, ऊपर होगा उत्तर, इधर होगा पश्चिम, इधर होगा दक्षिण, इधर होगा आपका पूर्व, ये होगा आपका। अब देखो यदि इसका अपन आकार देखें ना पूरा खुदाई का, तो आकार मतलब त्रिभुज आकार। कैसा बताएं? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका आकार कैसा था आपका? त्रिभुज आकार। कैसा बताएं? त्रिभुजाकार। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सिंधु नदी किनारे था, तो उसने पूछा उत्तरतम नगर को। देखिएगा तो हम यदि ऐसे बनाए, तो देखो ये अपन ने ऐसा बनाया, ठीक है ना। देखो देख, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा मांदा। कौन सा बताएं? मांदा। तो जो मांदा है ना आपका, ठीक, मांदा, ठीक, ये चिनाब नदी पर आता है, चिनाब नदी किनारे आता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में J&K में जो है मांदा सबसे उत्तरतम नगर आ जाएगा। दक्षिण में हम बात करें तो यहाँ पे आएगा आपका दाइमाबाद। कौन सा बताएं? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में। नदी आती गोदावरी। तो गोदावरी किनारे स्थित दाइमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम नगर था, है ना। ये मिसप्रिंट हुआ, उत्तम नहीं, उत्तर है आपका। आगे पूर्वी नगर की हम बात करें, पूर्वी नगर में आपका आ जाएगा आलमगीरपुर। कौन सा बोलो? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो आता है ये आपका यूपी में आता है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे आता है? यूपी में। यूपी में जो आलमगीरपुर आता है, यूपी के मेरठ जिले में आता है, मेरठ में, ठीक है ना। पूर्वी नगर था। पश्चिम की हम बात करें तो पश्चिम में जो आपका आता है, ये आता है सुतकांगेडोर। कौन सा पता है? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जो दिया आपका पश्चिम में आता है। तो ये जो है आपका इस नदी के किनारे आता है, ठीक है ना, उसका नाम है दास्क नदी। कौन सी बता? दाश्क। कौन सी? दाश्क नदी। क्लियर ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी, है ना, वो किन्ने की थी बताए? तो आप सब जानते हैं कि दयाराम साहनी, ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले थे, है ना। तो उसने आपसे पूछा, यहाँ पे क्या पूछा? उसने पूछा है कि भैया उत्तर नगर कौन सा? उत्तर नगर कौन सा? सुतकांगेडोर। चलो इसको अपन एक बार रफ कर देते हैं, देखिएगा। तो सॉरी, उत्तर में कौन आएगा आपका? मांदा। तो मांदा कहाँ पे आता? मांदा आता आपका जम्मू कश्मीर में। नदी कौन सी है? तो नदी हमारी कौन सी बताएं? चिनाब नदी है। कौन सी? चिनाब नदी। क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। सुतकांगेडोर कहाँ पर है? तो ये आपका पाकिस्तान में आता है। कहाँ था बताएं? ये आता है पाकिस्तान के भी पश्चिम में। कौन सा था? बलूचिस्तान। कौन सा बताएं? बलूचिस्तान में आता है। नदी का नाम क्या है? तो दाश्क है, आपको ध्यान रखना है। आलमगीरपुर कहाँ पे आता है? यूपी में आता है, मेरठ जिले में, ठीक। नदी की यदि हम बात करें आलमगीरपुर की, तो कौन सी नदी बताइए आपका? ठीक है ना, ठीक। ये हिंडन नदी आ जाएगी। कौन सी बताएं? आपकी हिंडन नदी। दाइमाबाद की बात करें तो गोदावरी। तो आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम नगर, ठीक, तो मांदा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर बसा हुआ था। दक्षिणतम नगर दाइमाबाद गोदावरी के किनारे बसा, महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर पूर्वी नगर है आपका, जो हिंडन नदी किनारे बसा है। और जो सुतकांगेडोर है आपका, वो पश्चिम में बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में आता है। क्लियर ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ठीक, उसका जो आकार था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो इसका आकार था, ठीक है, ये कैसा था आपका? त्रिभुज आकार। कैसा बताएं? तो त्रिभुज आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो दयाराम साहनी जो थे आपके, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? तो 1921 में की थी, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। चलिएगा, ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं आपको लिख कर एक पेज पर जो है अपने टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा बच्चे, ठीक है ना। चलेगा, बड़े आगे। अच्छा, इस समय में जो था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी, मतलब, ठीक है ना, इस समय में जो भारत पुरातात्विक विभाग का जो प्रमुख था, उसका नाम था सर जॉन मार्शल। कौन बताएं? सर जॉन मार्शल जो था आपका, ये पुरातत्व विभाग का प्रमुख था, उसका मतलब अध्यक्ष मान सकते हो, प्रमुख मान सकते हो। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, अभी SSGD में या आने वाले एग्जाम से बिल्कुल बनने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से चावल के दाने मिले हैं? कितना बढ़िया प्रश्न, बताइए। किसका? चावल का। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, चावल के दाने जो मिले हैं, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन दो हो गए, देखिएगा। यदि हम बात करें चावल के दानों की, तो यहाँ पर देखिए रंगपुर है, ठीक, ये आता है गुजरात में। कहाँ आता है? गुजरात में आता है रंगपुर। और जो आपका लोथल है, ये भी कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि रंगपुर और लोथल, ये दोनों जगहों से जो है आपका, ठीक, चावल के साक्ष्य मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि रंगनाथ राव, क्या बताएं?
रंगनाथ राव जो थे ना आपके, ठीक, उन्होंने ठीक रंगपुर और लोथल की जो खोज की है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो रंगपुर स्थान है और लोथल स्थान है, इसी खोज किसने की है? रंगनाथ राव ने। किसने की बताए? रंगनाथ। दोनों गुजरात में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब आपको याद एक बात याद रखना, लोथल जो है ना ये एक बंदरगाह भी है। क्या था बताए? एक बंदरगाह भी था। क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भारत में स्थित बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ पे? यह जाएगा, ठीक है, चलेगा। बड़े बना के अच्छा, लोथल है आपका। लोथल में मन के, क्या बोले? मन के बोले तो आपका मोती। तो मोती बनाने का जो कारखाने हैं वो लोथल में था। और एक जगह और आती है जिसका नाम है सुत्तांगडोर, ठीक है, जो पाकिस्तान उधर में आता है, सॉरी चनहुदड़ो जो होता है वहाँ पर भी आपका जो ये मन के बना रहे थे। चनहुदड़ो जो होता है आपका ये पाकिस्तान में आता है, क्लियर ना। तो आप ध्यान रखिएगा, चनहुदड़ो का बताएं, देखो इसको रब कर देते हैं, लोथल और एक कौन सा बताएं? चनहुदड़ो, ये पाकिस्तान में आता है। इन दो जगहों पर जो है आपका मन के बोले तो मोती, तो मोती का बनते थे लोथल में और चनहुदड़ो में बनते थे। आपको ध्यान रखना, रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की, लोथल लिखी भी से। दोनों कहाँ पे आते? दोनों आते हैं हमारे कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ बताएं? गुजरात में। दोनों स्थान कहाँ के? हमारे गुजरात के, आपको ध्यान रखना है, ठीक। धोलावीरा कहाँ पे? धोलावीरा प्यारे बच्चों ये है कहाँ पे? ये गुजरात में आता है। कहाँ पे आता है? तो जो धोलावीरा जगह है ना आपका, ठीक है ना, ठीक, ये गुजरात के कच्छ जिले में आता है। कहाँ पे आता है? गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पे? कच्छ जिले में, ध्यान रखिएगा। धोलावीरा जो है ना आपका, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, क्या? विश्व विरासत सूची में शामिल भारत का 40वां स्थान है। आपको ध्यान रखना है। तो गुजरात स्थित धोलावीरा जो सभ्यता है, ठीक, जो लूनी नदी के किनारे पर, नदी कौन सी यहाँ पे? लूनी, आपको ध्यान रखना है ना। ये जो है यूनेस्को में शामिल 40वां स्थान भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब विश्व विरासत में शामिल कर लिया, ऐसा हो गया, ठीक है ना। और धोलावीरा की जो खोज की थी वो की थी जेपी जोशी ने और RS बिष्ट ने, मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट और कौन ने बताएं? ठीक, जेपी जोशी जी ने इसे खोज की थी। कालीबंगा की बात करूं मैं तो ये आता है राजस्थान में। क्या बात है? राजस्थान में। कालीबंगा का हिंदी होता है कांच की चूड़िया। क्या बताए? कांच की चूड़िया, है ना। और कालीबंगा कहाँ पे आएगा? राजस्थान में। यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, आपको ध्यान रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। चलिएगा, तो आई होप कि चौथे प्रश्न में आपको बहुत सारे प्रश्न क्लियर यहाँ पर हो गए होंगे। देखो मेरा उद्देश्य है कि कैसे भी आपका एग्जाम आने वाले समय का निकले, क्लियर ना। वो सारे प्रश्न आपके इस प्रकार से मैंने बनाए खुद से। चलेगा, आगे बात करें, भारतीय इतिहास में उपनिषदों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो हमारे भारत में जो इतिहास है इसमें उपनिषद हमारे कितने आते हैं? 108। उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद वो चीज़ें होती है जो गुरु के समीप बैठकर लिखे जाते थे, है ना, उन्हें उपनिषद बोला गया। तो हमारे भारत में कुल 108 उपनिषद है, आपको ध्यान रखना है। और इन उपनिषदों में से एक उपनिषद है, इसका नाम है मुंडकोपनिषद। कौन सा बताएं? मुंडकोपनिषद, ये आपका है। आपको ध्यान रखना है, मुंडकोपनिषद जो है ना, ठीक, इससे भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। तो हमारे उपनिषद कितने आपके? 108 है। ये 6 क्या है? तो 6 जो है ना ये वेदांग है। क्या बताएं? जो वेद है हमारे, वेदों को समझने के लिए जो वेदों के वेद अंग है वो आपके 6 है। कितने बताएं? तो वेदांग कितने हमारे? वेदांग आ जाएंगे हमारे कितने बताएं? वेदांग हमारे कितने? 6 हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से सर? तो वेदांगों की यदि हम बात करें तो वेदांग में आपका जो नाम आता है शिक्षा। क्या बताएं? एक का नाम आता शिक्षा। कौन सा बताएं? शिक्षा। और एक होता हमारा कल्प। कौन सा बताएं? कल्प। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, कौन सा? ग्रामर, है ना। एक आता आपका छंद, है ना। एक आता आपका निरुक्त, छंद निरुक्त। और एक आता है हमारा, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं कल्प, है ना। और एक ज्योतिष। कौन सा बताएं? ज्योतिष। तो कौन कौन से बोल देता हूं मैं, आपको लिख लीजिएगा। देखो 6 हमारे वेदांगे कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, है ना। ये आपको वेदों को समझने के लिए बनाए गए, है ना। चलेगा, 4 क्या है? तो 4 हमारे वेद है, आपको पता। 4 वेद कौन कौन से हमारे? एक तो हमारा ऋग्वेद है ना। एक हमारा यजुर्वेद है। कौन सा बताएं? यजुर्वेद है, ठीक। और एक हमारा कौन सा? सामवेद है, सामवेद। और एक है हमारा कौन सा बताएं? अर्थववेद है, अर्थववेद, है ना। ऋग्वेद जो है आपका, ठीक, ये सबसे प्राचीन वेद है। और इस वेद में कुल 10 मंडल है। कितने बताएं? 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की बात की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लियर ना। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा है। अर्थवेद जो है आपका आयुर्वेद के बारे में बताता है, क्लियर ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न, देखिएगा इतिहास से मैंने वो प्रश्न उठाए जो एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना, मतलब यही से तो हमारा प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज है आपकी, है ना। ये देखिएगा महावीर स्वामी आप सब जानते हैं ना, ठीक, जैन धर्म के अंदर जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक। तो महावीर स्वामी जो थे आपके, उनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया इनका जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ था, ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब बताएं, 540 ईसा पूर्व में वैशाली यानी बिहार, है ना, जो कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था, ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है 540 में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले का आंसर आपका ये आ जाएगा। फिर सेकंड पूछा, देखिए पावापुरी दिया, इसमें सी ऑप्शन, पावापुरी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्या बताएं, तो 468 ईसा पूर्व में। कब बताएं, 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जो थे हमारे गौतम, है ना, जिनका बचपन का नाम था वर्धमान, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 468 में हुई थी। निर्वाण बोला गया, क्या बोला गया बताएं आपका, तो जैन धर्म में मृत्यु को क्या बोला, निर्वाण बोला गया, ठीक है ना। चलेगा, पावागिरी में तो यहाँ मृत्यु हो गई। अब देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन बने लिए, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, कुंडल ग्राम वैशाली में, मृत्यु कहाँ पे हुई, पावापुरी राजगीर में हुई, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जगह कहाँ पे आती है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा जैसा कि भारत का मैप है, तो आपको ध्यान रखना है जो मगध साम्राज्य था, कौन सा पता है, बिहार वाला, यूपी और बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक इसी क्षेत्र में आता है कुंडल वन, और कौन सा पता है, बिहार वाले पावापुरी। क्लियर ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा, ठीक, इसमें एक और बात आ गई आपकी, क्या आ गई कि जो कपिल वस्तु में, तो कपिल वस्तु लुम्बिनी, यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो हमारे जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था भैया, ठीक 563 ईसा पूर्व। कब बताएं, तो 563 ईसा पूर्व, ठीक कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर यूपी में। क्लियर ना। ठीक, तो किन की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की। क्लियर ना। तो हमने दो लोगों के बारे में बात की, एक तो हमारे महावीर स्वामी, है ना, महावीर स्वामी जैन धर्म के, और एक गौतम बुद्ध। क्लियर ना। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली में, ठीक, ये आप अपन ने आंसर किया। मृत्यु पावापुरी के अंदर हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के, है ना, और मृत्यु यूपी के पावापुरी कुशीनगर में हुई। क्लियर ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आप याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म की हालांकि शुरुआत की थी ऋषभदेव ने। 23वें नंबर पे देखो, जैन धर्म में तीर्थकर होते हैं, क्या होते हैं, जो अपने घर परिवार को सबको छोड़ देते हैं और समाज को सही मार्ग पर ले जाने के लिए काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं तीर्थकर बोलते हैं। तो जैन धर्म में पहले तीर्थकर ऋषभदेव हुए, 23वें नंबर के पार्श्वनाथ हुए, 24वें महावीर स्वामी हुए, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्लियर ना। ये आपको ध्यान है। महावीर गौतम बुद्ध की बात करें, इनका जन्म जो है आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ, ठीक है ना, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, महावीर स्वामी जो थे ना आपका, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था बताएं, पिता का नाम सिद्धार्थ, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये आपको ध्यान है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, याद रहेगा आपको। चलेगा आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था, बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था, क्या पूछा गया बताएं, किस कुल में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आएगा शाक्य कुल। क्या बताएं, तो ध्यान रखें कौन से कुल में, शाक्य कुल। तो क्षत्रिय वंश में शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। और जबकि हम बात करें जात्रक कुल की बात करें, जात्रक कुल जो है ना, इसमें जन्म हुआ महावीर स्वामी का। तो आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, ठीक, किस कुल में हुआ था, ज्ञात्रक कुल में। और जबकि हमारे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है शाक्य कुल में। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलेगा, है ना, आगे बढ़ते हैं। मतलब कि जो सिद्धार्थ थे, मतलब महावीर स्वामी थे, है ना, सॉरी सिद्धार्थ मतलब कि महावीर स्वामी के जो पिता थे, ठीक, उनका जन्म हुआ था ज्ञात्रक कुल में, है ना, याद रहेगा आपको। चलेगा, तो महावीर स्वामी किस कुल के आ जाएंगे, ठीक, महावीर स्वामी आ जाएंगे ज्ञात्रक कुल के, जबकि गौतम बुद्ध किसके आएंगे, शाक्य कुल के। ब्राह्मण कुल, बौद्ध कुल तो आपको आएगा नहीं। क्लियर ना। तो ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति किस शासन काल में हुई। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, बौद्ध धर्म की पहली संगति जो हुई थी, वो हुई थी यहाँ पे अजातशत्रु के शासन काल में। क्या बताएं, अजातशत्रु। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, है ना, ठीक, अजातशत्रु मतलब देखो, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनके विचारों को समाज तक प्रचारित करने के लिए, फैलाने के लिए अलग अलग समय पर जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई, ठीक, मतलब बौद्ध धर्म को प्रचारित करने से बौद्ध संगीति मतलब प्रवचन बोल दो, मान लो आप। तो हम देखें यदि यहाँ पे, तो पहली संगीति हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में। कब बताएं, 483 ईसा पूर्व में। सेकंड जो हुई थी आपकी, वो 383 में हुई थी आपकी ईसा पूर्व में। और फिर तीसरी जो हुई थी, वो हुई थी आपकी 255 ईसा पूर्व में, 55 से 50 मान सकते हैं। और तीसरी हुई थी आपकी ईस्वी में, ठीक है ना। तो पहली संगीति जो कराई थी, वो अजातशत्रु नामक राजा, जो कि हर्यक वंश का राजा था, उसने करवाई थी। सेकंड की बात करूं मैं, ठीक है ना, मतलब यह जाएगा, सेकंड जो थी आपकी
ठीक, वो जो है आपका कालाशोक ने करवाई थी। कौन ने? कालाशोक। तीसरी की बात करें अशोक ने करवाई थी। चौथी कनिष्क ने करवाई थी। 4 राजाओं ने करवाई। क्लियर ना? तो भैया आप ध्यान रखिए, सम्राट अशोक के समय कौन सी हुई है? तीसरी हुई है। हाँ सॉरी, हाँ सम्राट अशोक के समय तीसरी हुई है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो है वो कालाशोक के समय हुई है, ठीक है ना। और फोर्थ हुई किससे? कनिष्क काल में हुई है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? तो आइए आपको समझ में आ गया होगा। तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति किसने करवाई थी? अजातशत्रु, है ना। इसका एक और नाम था कुणिक। क्या बोलो? इतिहास में से कुणिक भी कहा था इसने। इसे पितृ हत्या भी कहा था, क्योंकि इसने अपने पिता को मार करके, क्या पितृ हत्या भी से बोला गया, क्योंकि इसने अपने पिता को मारकर राजगद्दी को हासिल किया था। क्लियर ना? चलेगा। कनिष्क हम बात करें तो ये बहुत बाद में आया था, चीन से आया था। कालाशोक की बात करें तो ये शिशुनाग वंश का। देखो अशोक जो थे वो किस वंश के थे? अशोक थे मौर्य वंश के। अजातशत्रु किस वंश का था? आपका हर्यक वंश का। कनिष्क किसका? तो कनिष्क था आपका कुषाण वंश का, ठीक है ना। कालाशोक की बात करूँ तो ये किसका आएगा? ये आएगा आपका कौन सा? शिशुनाग वंश का, या नाग वंश बोल दीजिए आप। क्लियर ना? चलेगा। बढ़ते अपन आगे आगे बढ़ते अगला प्रश्न की तरफ में चलेगा। देखिएगा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुद्रा राक्षस किसकी रचना? देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मुद्रा राक्षस, ध्यान रखिएगा, जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है किसकी है? विशाखा दत्त। कौन बताए? इन्होंने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? ये आपका जाएगा किनकी? इनकी आ जाएगी। चलेगा। कौटिल्य ने क्या लिखा? कौटिल्य ने लिखा आपका अर्थशास्त्र। तो ध्यान रखिए कौटिल्य मतलब कि चाणक्य। तो चाणक्य द्वारा जो लिखा गया क्या है? अर्थशास्त्र। कौन सा? अर्थशास्त्र जो है आपका, ठीक है ना। ये राजनीति से संबंधित, किससे बताएं? राजनीति। ध्यान रखें आप लोग। तो चाणक्य मतलब कौटिल्य जिन्होंने लिखा अर्थशास्त्र संबंधित राजनीति से। विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। क्या बताया? पंचतंत्र। कालिदास जी ने लिखा है मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशीयम। ठीक, ये सारे किसके बताए? कालिदास जी के। मैं रवि कुमार आ गया। तो मेघदूतम, ठीक, ऋतुसंहारम रवि, विक्रमोर्वशीयम कुमार संभवम, मालविकाग्नि मित्रम, है ना, और अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम किसकी रचना बताइए? कालिदास जी की रचना है। क्लियर ना? आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मगध शासक प्रारंभ में जैन धर्म से संबंधित था? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सबसे स्टार्टिंग में, मतलब ये पूछा उसने ना, बाद में बौद्ध हुआ वो। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो अजातशत्रु था ना, ये अजातशत्रु स्टार्टिंग में किसका था बताएं? जैन धर्म को मान के चलता था। किसको बताएं? आपका जैन धर्म को, है ना, प्रारंभ में। बाद में ये बौद्ध हो गया। ठीक। घरणंद की हम बात करें तो ये तो नंद वंश का शासक रहा, है ना। मतलब इसी को, घरणंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करें, ठीक, तो ये जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, है ना, ये इन्होंने जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय उन्होंने क्या अपना लिया? जैन धर्म अपना लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। मृत्यु के समय तो सबसे आपसे पूछा कि कौन सा मगध शासक अपने अंतिम समय में जो है जैन धर्म में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और प्रारंभ में कौन था? अजातशत्रु था। आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक तो आप जानते हो, इन्होंने जो है आपका चीन से एक व्यक्ति आया था, उपगुप्त। कौन सा बताएं? उपगुप्त। चीन से जो यात्री उपगुप्त आया था बौद्ध, ठीक, इसके प्रभाव में आकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और अपने हथियारों को त्याग दिया था कलिंग युद्ध के बाद में। क्लियर ना? कलिंग जो युद्ध है आपका, कलिंग युद्ध, ये हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में, है ना। ठीक है, आपको ध्यान रखना। कलिंग युद्ध जो था, कलिंग मतलब उड़ीसा वाले क्षेत्र में युद्ध हुआ था। तो वहां पर सम्राट अशोक ने इस युद्ध के बाद में जब देखा और उपगुप्त से बात हुई तो उन्होंने अपने शस्त्रों को त्याग दिया और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। ठीक है ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, विशाल स्नानागार कहाँ मिला? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न है हमारा। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपका देखिएगा यह क्या पूछा प्रश्न आपका, ठीक है ना। प्रश्न पूछा है विशाल स्नानागार। तो आपको ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहर है मोहनजोदड़ो। कौन सा बताएं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से जो है आपका विशाल स्नानागार आपका मिला है। यहाँ पर एक अन्न का भंडार भी मिला है, आपको पता है, ठीक है ना। और इसे जो है आपका मृतकों का टीला, क्या बताएं? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहन जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीवों के अवशेष मिले थे। क्लियर ना? ये क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चनुड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, आपको पता है, ठीक ना। चनुड़ो की खोज किसने की? तो ऑरेंज स्टाइल ने की। मोहनजोदड़ो की किसने की? राखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा की खोज किसने की बताएं? दयाराम साहनी ने। लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ राव ने। क्लियर ना? ये आपका ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? तो आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में बालिकाओं की प्रतिमाएं ज्यादा मिली है। तो क्या आएगा? बालिका। क्या पता है? बालिका। तो बालिकाओं की मूर्ति, इससे अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सत्ता थी वो माता की हुआ करती थी, मतलब महिलाओं की सत्ता हुआ करती थी, सब माना जाता है, ठीक है ना। नटराज की जो प्रतिमा है वो चौल काल की प्रतिमा है, बहुत दक्षिण भारत के अंदर आती है ना, उड़ीसा तरफ में आती है, ये अलग आ जाएगा थोड़ा सा ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी का बंदरगाह का नाम क्या था? तो बंदरगाह का नाम था, अपन ने पढ़ा था, कौन सा बताएं? लोथल। ये आपका आ जाएगा।
कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में, आपको पता है, ठीक है ना। कांच की चूड़ी अर्थ है इसका। रोपड़ कहाँ पे, रोपड़ भैया पंजाब में, पंजाब में है ना, पंजाब का जिला है रोपड़। यहाँ पर कि आपका भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना, भाखड़ा नागल बांध बना है ना, आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, आपको ध्यान रखना है। रोपड़ की खोज किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने। कौन ने, तो यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की। आप याद कैसे रखेंगे कि शर्मा जी यज्ञ करते हुए रो दिए, क्लियर ना, ऐसे आप याद रख सकते हो चाहो तो, क्लियर ना। चलिए अगला देखिए अपन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, आपको ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कृषि में काफी मजबूत थे, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। अगला, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो आपको ध्यान रखना है ईंट के। किसके बताएं, सिंधु सभ्यता के जो घर थे किसके, ईंट के बने थे, आपको ध्यान रखना है। और ये जो घर थे पक्के थे, आपको ध्यान रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी वो एक नगरी सभ्यता, कैसी बताएं, नगरी या शहरी बोल दीजिए आप, ग्रामीण नहीं थी। जबकि जो आर्य लोग आए ना बाद में, आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, इनकी सभ्यता कैसी थी, आपकी नगरी थी। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो आई होप कि देखिएगा, हमने पहला वीडियो में 15 प्रश्न लिए, लेकिन 15 प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है, ठीक। इसकी जो आंसर है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा वीडियो को अपलोड, मतलब वीडियो को देने के बाद में, ठीक है ना। चलिएगा बच्चों, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। पढ़ते रहिए, आगे और भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक। प्राचीन भारत से, आधुनिक भारत से, सभी से हम प्रयास करेंगे कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में जो है इतिहास वाला पोर्शन आपका लगभग कंप्लीट हो जाए। हम प्रयास करेंगे, संविधान से प्रश्न डेली आ रहे हैं, तो 2-3 प्रश्न डेली आ रहे हैं, तो अपन क्या संविधान को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो मैं प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेकर आऊँगा, हमारी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसे, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। एक ही लक्ष्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।